बिहार के औरंगाबाद के टाउन हॉल में आज महागठबंधन के उम्मीदवार संजीव श्याम जी जो बिहार विधान परिषद के गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनसंवाद यात्रा के दौरान जो है टाउन हॉल में आज शिक्षकों के बीच बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की जो भी समस्या रहेगी उसका निदान के लिए वे हमेशा तैयार हैं और लगातार इतने सालों तक उनके हर समस्याओं का जो है वो समाधान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में जो शिक्षक हैं जिले के हर एक प्रखंडों से यहाँ विद्यमान थे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिक्षक अपनी उपस्थिति के द्वारा संजीव श्याम जी के समर्थन में जो है उनकी बातों का ताली बजाकर समर्थन किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं संजीव श्याम जी लगातार इनके चहेते बने हुए हैं और शिक्षकों की बहुत सारी मांगे थी जिसको उन्होंने बताया कि आप लगातार अपनी बातें को रखिए, बिना डर भय के अपनी बातें बताइए, मैं जो बन पड़ेगा उसका निदान जो करूंगा। और उन्होंने सभी शिक्षकों की बातें को सुना और लगातार अपनी बातों के द्वारा जो भी उनका प्रश्न था उसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया और साथ ही आश्वस्त हैं वो बिल्कुल अपनी जीत के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं संजीव श्याम जी लगातार जो है शिक्षकों से मिलकर उनकी जन समस्याएं जो है उनको सुनकर उनके सुख दुख में लगातार इतने दिनों तक रहते आ रहे हैं और आज यही कारण है कि शिक्षक का जो जमोड़ा देख पा रहे हैं और ये महागठबंधन से उम्मीदवार भी हैं। तो काफ़ी संख्या में मंच पर भी जो है महागठबंधन के जो नेतागण हैं वो विद्यमान थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कार्यक्रम में सुरेंद्र मिश्र जी कार्यक्रम जो जनसंवाद कार्यक्रम था उसकी अध्यक्षता किए और संचालन हिरम कुमार मिश्र ने किए। कार्यक्रम में संजीव श्याम माननीय विधान पार्षद के अलावा प्रोफेसर शिवपूजन बाबू, ज्योतिर्विद शिवनारायण बाबू, रामाश्रय सिंह उर्फ लोहा सिंह, विश्वनाथ सिंह जिलाध्यक्ष जदयू, रविंद्र सिंह प्रधान महासचिव सरपंच संघ बिहार सह संरक्षक जिला सरपंच संघ, सुनील बोस, अशोक सिंह, कृष्णा सिंह, राम नरेश सिंह, कपिल बाबू आदि काफ़ी सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जो आप देख पा रहे हैं विद्यमान थे और उन्होंने संजीव श्याम जी की बातों को बखूबी जो है तालियां बजाकर संजीव श्याम जिंदाबाद के नारे लगाकर उन्होंने तय कर दिया कि संजीव श्याम जी के समर्थन में वे लगातार जो है कार्य करेंगे और संजीव श्याम जी पर उन्हें पूरी तरीका से विश्वास है। आज यही कारण है कि आज इतना बड़ा जो जमोड़ा देख पा रहे हैं का डेवलप करिए और ये प्रस्ताव है, मुझे विश्वास है कि इन प्रस्ताव पर भी जल्दी ही सरकार, क्योंकि पहले कोई भी काम पहले प्रस्ताव दिया जाता है, उस पर चर्चा होती है, फैसला होता है, तब पैसा दिया जाता है। यही तरीका है, हमने समझा है, इसलिए हमने सरकार पर बहुत जोर दिया है कि आधारभूत संरचना इन विद्यालयों का विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आपने जितना नामांकन करा दिया है, अगर सारे विद्यार्थियों को विद्यालय में बुला दिया जाए, मैंने सदन में कोट किया है कि सारे विद्यार्थियों को अगर विद्यालय में बुला दिया जाए तो शायद 20% से ज़्यादा बच्चे के बैठने की व्यवस्था नहीं है। ये मैंने कहा है, सरकार ने डट के कहा और इस पर सरकार गंभीर हुई है। संयोग था कि जिस समय हम ये भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे, उस समय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे, इसलिए ये हम लगातार शिक्षा से जुड़े तमाम जो संस्थान है उसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं और आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे। शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए भी जो हम लोगों की कोशिश है उन्हें भी जो राशि है वो मिले, शिक्षकों को भी मान सम्मान मिले, बढ़े, उन्हें पूर्ण वेतनमान मिले, जो भी सेवा करते हैं उनकी सेवा करती हो। क्योंकि अभी हमारे बोल रहे थे शिक्षक अगर ठीक से मनोस्थिति में नहीं रहेगा, बहुत पुराना नारा भी है, आप सभी बोलते भी हैं इसको, शिक्षक जब तक भूखा रहेगा ज्ञान का सागर भूखा रहेगा। तो ये सही बात है। अगर हमारे काम से किसी को कोई ये है किसी तरह की उसमें
प्रश्न उनके मन में उठता है कि नहीं, इन्हें संजीव बाबू को हमने जो 12 साल का प्रतिनिधित्व का मौका दिया, तो हम खुले तौर पर अभी कहना चाहते हैं कि आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप उठाएं, हम कोशिश करेंगे इसका जवाब देंगे, या कोई और सुझाव जो आप देना चाहते हैं वो भी बताएं तो हम अभी तुरंत जवाब देने के। तो किसी संवाद कार्यक्रम लिखा है, अगर कोई शिक्षक इस संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं कि नहीं आपको इसमें भी काम करना चाहिए, या आपने ये काम नहीं किया, या ये काम हुआ तो इसमें क्या हुआ, अगर ऐसा भी कोई बात हो तो आप कह रहे हैं आप सभी लोगों को कि आप कोई भी चाहे तो प्रश्न पूछें, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। सभी कार्यरत हैं। प्रतिवर्ष मूल्यांकन अवधि का विद्यालय से जो 1000 दैनिक भुगतान होता है वो मिलता है। इस बार अभी तक निश्चित कोई पता नहीं चल रहा है कि ये मूल्यांकन अवधि का भुगतान हो गया नहीं होगा, और आज 15 तारीख हो गए, हम लोग का फरवरी माह का अभी तक का कोई वेतन का पता नहीं है। तो आप इसको प्रश्न है कि आपने जो शिक्षक हित में काम किए, तो हम ये जानकारी में सोचते हैं कि जो अपने कर्तव्य के केवल जो काम करते हैं वे नैरो पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम समझते हैं कि मैंने संकीर्ण, लेकिन जो व्यापक है वाइड पॉलिटिक्स, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सोच है, जो परिवर्तन लाता है, उसमें हम लोग को जो शिक्षक के जिससे नैतिकता स्तर के चलते या जो लेन देन के सवाल जो खड़ा हो रहा है, इसका जवाब पूरा समाज, सरकार और प्रतिनिधि सभी लोग, हम लोग शिक्षक भी हैं, तो इसके प्रति सुझाव, इसके प्रति हम लोग को सोच में परिवर्तन, और आपके द्वारा क्या इसमें बदलाव भविष्य में आप जब गिर जाइएगा तो कैसे किया जाएगा। जो गिरते हम लोग को जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षकों का समाज के प्रति जो हमारी स्तर गिर गया है, गिरावट आ गया है, मान प्रतिष्ठा घट गया है, तो इसको कैसे सुधार किया जाए, इस पर थोड़ा सा आप लोग मत। जो राज्य सरकार के द्वारा निर्गत हो चुकी है उसमें था कि राजकीयकृत विद्यालयों का प्रधानाध्यापक का जो प्रवृत्ति से भरने की बात है कि जो प्रोजेक्ट विद्यालय हो, राजकीय विद्यालय हो, राजकीयकृत विद्यालय है, तो उस पर सरकार क्या विचार रखती है, हम सभी शिक्षक इसको भी सुनना चाहते हैं। हम लोगों ने 2013 में ज्वाइन किया था, और 2014 में जो इंक्रीमेंट मिलना था सर वो नहीं मिला था सर। उसके लिए सर क्या आप कहेंगे? बस ये बताएं। कहना यह है सर कि 2011 के बाद संगीत शिक्षकों की बहाली का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। मान्यवर से आग्रह है कि संगीत शिक्षक के नाते मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ सर कि इसके बारे में भी कुछ ध्यान दें, और संगीत शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि संगीत के बिना जीवन अधूरा है सर, और हर एक स्कूल में होनी चाहिए। बहुत सीट खाली है हर एक जिले में। धन्यवाद। हम लोग पूर्ण वेतनमान राज्यकर्मी नहीं पा सकते, तो हमें सरकार से बार बार निवेदन करने के बावजूद भी ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो हम कौन सा अगला रणनीति बनाएं कि हमको जल्दी मिल जाए, क्योंकि हमारे एक साथी 24 में रिटायर हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाएगा, सीधे सीधे बैरंग चले जाएंगे, कुछ लोग रिटायर भी हो गए। तो अगर सरकार सदन में नहीं सुनती है तो हम सड़कों पर लड़ने का काम क्यों नहीं करते हैं? उन्हें प्रधानाध्यापक के रूप में भी माना जाए, यह एक लगातार चर्चा का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार या केंद्र सरकार ने भी जो गाइडलाइन दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, शारीरिक शिक्षक को वो शिक्षक के रूप में मानती नहीं, वो जो है नॉन टीचर के रूप में मानती है, इसीलिए वो टीचिंग काडर में नहीं माना जा रहा है। यही एक बेसिक अंतर आ चुका है, जिसके कारण उन्हें जो प्रधानाध्यापक का पद है वो अभी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। शिक्षक के सामने, सरकार के सामने ये टेक्निकल सवाल खड़े हो गए कि जब शारीरिक शिक्षक टीचर ही नहीं है, हालांकि हम बोलते हैं शारीरिक शिक्षक, लेकिन उसे नॉन टीचिंग स्टाफ के दर्जा में रखा गया है, उनके कैटेगरी में रखा गया नॉन टीचर, तो नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में वो हैं चिन्हित, इसलिए उन्हें
प्रधानाध्यापक बनने से अभी रोका जा रहा है। निर्णय आए हैं, लेकिन इसके बाद भी कई निर्णय ऐसे आए हैं जो यह रोकता है कि उन्हें शारीरिक शिक्षक को प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाए। स्थिति ये है और सरकार के सामने स्पष्ट है कि वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, इसलिए उन्हें प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, एक प्रश्न था कि स्थानांतरण कब तक हो जाएगा। 20 के नियमावली में अंतर नियोजन स्थानांतरण का लाभ दिया गया है महिलाओं को और दिव्यांगों को, और पुरुषों को दिया गया था म्यूचुअल बेसिस पर स्थानांतरण का लाभ। लेकिन जब ये नई सरकार आई, क्योंकि पुरानी सरकार जो एनडीए की सरकार थी वो इस पर काम कर रही थी और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया था, और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो लोग इस को लागू करना चाहते थे कि अंतर नियोजन स्थानांतरण हो जाए। मतलब जिला परिषद से जिला परिषद, नगर निगम से नगर निगम, ये व्यवस्था थी। लेकिन जब नई सरकार बनी तो उसके सामने कई लोगों ने प्रश्न रखा कि हमारा जो स्थानांतरण है, पुरुषों ने भी स्थानांतरण का रखा, और हम लोग भी मांग कर रहे थे कि पुरुषों को भी अंतर नियोजन का लाभ मिलना चाहिए। तो इस दौरान सरकार जब इसको लागू करने लगी या लागू करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो इसमें बहुत कठिनाई होने लगी अंतर नियोजन स्थानांतरण में। तो सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि हम जो नियोजन इकाई इतनी है उसको हम कम कर दें, और कम करके इसके बाद सरल तरीका से रखें। तो उसी का प्रस्ताव अभी तैयार हुआ, और वो प्रस्ताव भी मुझे उम्मीद है 1 से 1.5 महीने के अंदर वो तैयार हो जाएगा कि बस अब 38 नियोजन इकाई रहेंगे, और उसमें सभी को, महिलाओं को, दिव्यांगों को और पुरुषों को लाभ दिया जाएगा। ये बात है, और वो नियमावली जब जल्दी से लागू होगी तो वो आपको स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। इसमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो पुरुषों का लाभ दिया जाएगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि महिलाओं और दिव्यांगों के अधिकार को समाप्त कर दिया, कम कर दिया जाएगा। वो उनकी प्राथमिकता उसमें रहेगी। अगर किसी पद पर कोई महिला भी आवेदन देती है और पुरुष भी आवेदन देते हैं तो पहले महिला का होगा, पुरुष का नहीं होगा, भले वो महिला जितनी भी जूनियर हो। प्राथमिकता उनको स्थानांतरित करने का है। और वैसे जगहों पर जहाँ पर सिर्फ पुरुष आवेदन देंगे तो पुरुष का तो प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण होगा। तो वो नियमावली अभी तैयार हो रहा है, और जल्द से जल्द वो लागू, हमें लगता है कैबिनेट से पास होगा तो वो लागू हो जाएगा। ये बातें हैं, और ये भी बातें उसी कड़ी में हो रही हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने जो घोषणा किया था कि हम बहुत सी चीज़ों को सरल करेंगे, उसी कड़ी में ये काम चल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ। और ये गठबंधन की सरकार जो है इस पर फैसला लेगी, क्योंकि पुरानी भी जो सरकार थी वो भी अंतर नियोजन स्थानांतरण करा नहीं पाई थी। बहुत जद्दोजहद के बाद 2020 में यह निर्णय लागू हुआ था। वो निर्णय लागू हुआ था कि स्थानांतरण हम नियोजन इकाई के अंतर नियोजन स्थानांतरण का लाभ देंगे, लेकिन जब उसको लागू करने की बात हुई तो उसमें बड़ी कठिनाई आने लगी। हमने कहा है कि हम जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहते हैं। इस संबंध में सरकार का फैसला था, कोई हाई कोर्ट चला गया, सरकार के इस निर्णय को उसने खारिज कर दिया कि रिजर्वेशन किसी को एक बार मिलेगा, बार बार हर जगह रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सरकार इसके खिलाफ, क्योंकि सरकार की इच्छा है कि प्रमोशन में हम रिजर्वेशन दें, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ निर्णय दे दिया, तो सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। तो ये एक अलग अलग तरह का निर्णय कई बार सरकार कर चुकी है। कई पहले एक बार जो है कि सरकार दो इंक्रीमेंट देती थी। एक बार 2 इंक्रीमेंट का डेट तय था, 1 जनवरी और 1 जुलाई। बाद में फिर 7th पे के बाद फिर 1 जनवरी कर दिया उन्होंने। तो उसके कारण कुछ विसंगति हुई है, कई जगहों पर विसंगति है। इस विसंगति को हम लोग चाहते हैं कि
सरकार दूर कर दे, लेकिन अभी तक इसमें ये टेक्निकल मामला है और ये विशेष रूप से जो है विभाग को ही ये इसका समाधान कर सकता है। ये तो बड़ा वेग सवाल है, इस पर तो लंबा चौड़ा भाषण चलेगा कि कैसे इसमें तो कई आयाम हैं। शिक्षा के को सुधारने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर तो काम हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों का जो प्रथम पाठशाला तो माँ बाप है, तो माँ बाप को भी पहले माँ बाप को भी इतना सिखाना होगा। फिर विद्यालय में बच्चे आते हैं, विद्यालय में भी उसे कैसे रखना होगा, रख रखाव करना होगा। समाज में भी जो बातें हैं, कई तरह की बातें हैं, दो तरह की व्यवस्था चल रहा है। एक CBSE विद्यालय चल रहा है, एक सरकारी विद्यालय चल रहा है। CBSE विद्यालय में लड़का जो है पैंट शर्ट मोजा जूता बैग पानी का बोतल लेके जाता है और दूसरे जगह जो है बच्चा ऐसे ही जाता है। तो बहुत की विषमता है, इसमें कई बड़े फैसले की जरूरत है। सरकार फैसला कर रही है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। कुछ भी जाने और जब सब पढ़ जाएगा तो उसके महत्व को समझ करता है क्वालिटेटिव चेंज है। ये एक बहस का मुद्दा है और ये एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर ही इस पर आगे निर्णय हो सकता है। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण सदस्य बिहार विधान परिषद के बूते की बात नहीं है। ये राजनीतिक लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ, समाज में उपस्थित जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, सभी अभिभावक, सभी की जिम्मेवारी है। सभी लोग अगर उस दिशा में सोचेंगे तभी सही रिजल्ट निकल सकता है। आप वेतनमान के लिए लड़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं सदन में, वहाँ कह देता है कि नहीं बढ़ेगा तो आप चुप हो जाते हैं। आप क्यों नहीं सड़क पर उतरते हैं? तो सड़क पर उतरने के लिए तो आप हमको नहीं भेजे हैं, आप तो हमको भेजे हैं सदन में कि सदन में उठाइए सवाल। सड़क के लिए आपका संगठन है, आपका माध्यमिक शिक्षक संघ है। आप माध्यमिक शिक्षक संघ से क्यों नहीं कहते कि वो लड़ाई जोरदार तरीके से लड़े? और उस लड़ाई जब वो, क्योंकि संजीव श्याम सिंह का कोई संगठन नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2011 में चुनाव लड़ा और उस दौरान मैंने नियोजित शिक्षकों को कहा था कि मैं अगर जीतूंगा तो आपकी लड़ाई लड़ूंगा।